हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग देखेंगे हमारे मॉड्यूल डी एबीएम पेपर का उसका यूनिट 27 जो कि है एनालिसिस ऑफ फिनेंशियल स्टेटमेंट्स। तो इसका इंट्रोडक्शन देखते हैं। Whenever a bank consider a loan proposal, apart from the integrity and KYC aspects, it has a keen interest in knowing the financial details of the prospective borrowers. तो हम लोगों को कोई भी लोन करने वक्त केवाईसी तो देखना ही होता है, किसी भी बॉर्वर का उसका फिनेंशियल डिटेल भी देखना होता है। ये जो है वो डिटेल डिपेंड करता है कि आपका किस तरीके का लोन है, बॉर्वर किस तरीके का है, लोन का पर्पस क्या है, क्या उसमें सिक्योरिटी दे रखा है, लोन अगेंस्ट फिक्स्ड डिपॉजिट शेयर्स, दिस फाइनेंशियल डिटेल्स मे बी फ्यू और मे नॉट बी रिक्वायर्ड एट ऑल। तो सिक्योरिटी बेस्ड लेंडिंग है, जैसे आपने एफडी के लिए या शेयर्स के लिए कोई लोन दे रखा है उसके ऊपर, तो फिनेंशियल डिटेल्स जो है वो कहीं पे रिक्वायर होती है और कहीं पे रिक्वायर नहीं होती है। तो इसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं फ्रेंड्स? पहला तो होता है कि नेटवर्थ ऑफ द एप्लीकेंट। किसी भी एप्लीकेंट का जो नेटवर्थ होता है, उसका जो टोटल एसेट है और उसकी टोटल लाइबिलिटी है, उसका जो माइनस होता है उसको हम लोग नेटवर्थ कहते हैं। तो वही यहाँ पे दे रखा है कि एक्सेस ऑफ हिज एसेट ओवर हिज लाइबिलिटी इज हिज नेटवर्थ। नेक्स्ट है रिपेमेंट कैपेसिटी। रिपेमेंट कैपेसिटी क्या है कि उसके इनकम और माइनस एक्सपेंडिचर, उसके बाद जो उसकी इन हैंड सैलरी बचती है उसमें से वो लोन को रीपे करने के लिए कैपेबल है या नहीं, उसको हम लोग रिपेमेंट कैपेसिटी कहते हैं। देन है वाइबिलिटी। वाइबिलिटी क्या है? बैंक लोन मे और मे नॉट रिजल्ट इन इंक्रीज्ड अर्निंग फॉर ए बोरोवर। जैसे कोई लोन से अगर बोरोवर ले रहा है तो ये जरूरी नहीं है कि उस लोन से उसको इनकम जनरेट होगी। जैसे कंज्यूमर ड्यूरेबल्स के लिए अगर कोई लोन हुआ है तो वहाँ पे कोई इनकम जनरेशन नहीं होती है। वहीं अगर कोई होम लोन है तो अगर वो पर्सन उस होम लोन को रेंट पे लगाता है तो उससे उसकी जो है इनकम इंक्रीज होती है। तो इसको हम लोग वाइबिलिटी कहते हैं। नेक्स्ट है अवेलेबिलिटी ऑफ अनइनकम्बर्ड सिक्योरिटीज। तो अनइनकम्बर्ड सिक्योरिटीज फ्रेंड्स वो होती है कि जैसे हम लोग आजकल लोन करने में एक एसेट एंड लाइबिलिटी स्टेटमेंट्स लेते हैं। तो एसेट लाइबिलिटी स्टेटमेंट्स में क्या होता है कि उसके सोर्स ऑफ इनकम और एक्सपेंडिचर, उसके टर्म्स ऑफ रिपेमेंट ऑफ एग्जिस्टिंग लोन, नीड फॉर लोन, यूज ऑफ लोन, ये सारी डिटेल्स हम लोग लेते हैं। सच इन्फॉर्मेशन इज नॉर्मली अवेलेबल फ्रॉम द फिनेंशियल स्टेटमेंट्स। और ये जो है इन्फॉर्मेशन उसके फिनेंशियल स्टेटमेंट से भी हम लोग ले सकते हैं। तो जो अवेलेबिलिटी ऑफ अनइनकम्बर्ड सिक्योरिटीज है वो हम लोग उसके एसेट एंड लायबिलिटी से स्टेटमेंट से ले सकते हैं। नेक्स्ट है विच आर द फिनेंशियल स्टेटमेंट। तो फ्रेंड्स नॉर्मली जो फिनेंशियल स्टेटमेंट होता है किसी भी बोरोवर का वो दो तरह का होता है। पहला होता है बैलेंस शीट और दूसरा होता है प्रॉफिट एंड लॉस। The auditors report explanatory schedules and notes on account, if applicable, provide useful information to the banker. इसके अलावा आप ऑडिटर्स रिपोर्ट और उनके एक्सप्लेनेटरी शेड्यूल्स एंड नोट्स भी ले सकते हैं उनके अकाउंट्स के एडिशनल यूजफुल इंफॉर्मेशन के लिए। ए फंड फ्लो स्टेटमेंट also provides useful information, but this is only a mathematical analysis of changes in the structure of two consecutive balance sheets and can be easily prepared by the banker. फंड फ्लो स्टेटमेंट भी हम उनके ले सकते हैं फ्रेंड्स। ये क्या होता है कि ये फंड फ्लो स्टेटमेंट जो होती है, द बैलेंस शीट आर अवेलेबल। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 मेक्स इट मैंडेटरी फॉर सम इंटरप्राइजेस टू प्रिपेयर कैश फ्लो स्टेटमेंट फॉर द अकाउंटिंग पीरियड। इक्विटी और डेट इज लिस्टेड, बीइंग लिस्टेड ऑन ए रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज whose turnover for the accounting period exceeds ₹50 करोड़। तो जिसके 50 करोड़ एंड अबव जो टर्नओवर होते हैं उनके लिए हम लोग फंड फ्लो स्टेटमेंट लेते हैं। तो फंड फ्लो स्टेटमेंट जो होता है फ्रेंड्स वो बेसिकली होता है कि जो कंपनी है उसको उसकी इनफ्लो ऑफ फंड और आउटफ्लो ऑफ फंड और उसका जो डेफिसिट होता है वो हम लोग फंड फ्लो स्टेटमेंट में देखते हैं। तो ये हम लोग जब आगे जब वर्किंग कैपिटल फिनेंस का असेसमेंट हम लोग देखेंगे फ्रेंड्स तो उसमें हम लोग इसको डिटेल्स में डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट है यूजर्स ऑफ फिनेंशियल स्टेटमेंट। अब फिनेंशियल स्टेटमेंट को कौन कौन यूज करते हैं? तो अदर क्रेडिटर एंड लेंडर्स, इन्वेस्टर्स, गवर्नमेंट एजेंसी, रेटिंग एजेंसी, कस्टमर्स, एम्प्लॉय, जनरल पब्लिक, एनालिस्ट, ये इतने सारे लोग होते हैं जो कि फिनेंशियल स्टेटमेंट को यूज करते हैं। अब नेक्स्ट जो है दैट इज बेसिक कंसेप्ट यूज्ड इन प्रिपरेशन ऑफ फिनेंशियल स्टेटमेंट। फिनेंशियल स्टेटमेंट को प्रिपेयर करने में कौन कौन से बेसिक कंसेप्ट यूज होते हैं? पहला है इंटाइटी कंसेप्ट, दूसरा है मनी मेजरमेंट कंसेप्ट, स्टेबल मॉनिटरी यूनिट कंसेप्ट, फिर है गोइंग कंसर्न कंसेप्ट, कॉस्ट कंसेप्ट, कंजर्वेशन कंसेप्ट, डुअल एस्पेक्ट कंसेप्ट, अकाउंटिंग पीरियड कंसेप्ट, एक्रूअल कंसेप्ट, रियलाइजेशन कंसेप्ट एंड मैचिंग कंसेप्ट।
तो ये फ्रेंड्स यहाँ पे डिटेल में नहीं दिया हुआ है, ये मैं आपको डिटेल में बताती हूँ कि एक्चुअली ये कंसेप्ट होते क्या हैं। ये देखिए, पहला जो है हमारा इंटाइटी कंसेप्ट। इंटाइटी कंसेप्ट में क्या होता है कि द बिजनेस एंड द बिजनेस ओनर आर टू डिफरेंट पर्सन, हेंस द प्रॉफिट अर्न बाय द बिजनेस इज लाइबिलिटी which business has to pay to the owner and loss made by business is asset for the business which has to be recovered from owner। कि अगर प्रॉफिट होता है फ्रेंड्स तो वो कंपनी के जो बैलेंस शीट में है वो लाइबिलिटी साइड में होता है, और लॉस जो होता है वो कंपनी के एसेट साइड में होता है, और उसको ओनर का जो कैपिटल होता है उससे हम लोग उसको रिकवर करते हैं। तो इसको हम लोग इंटाइटी कंसेप्ट कहते हैं। नेक्स्ट है मनी मेजरमेंट कंसेप्ट। मनी मेजरमेंट कंसेप्ट क्या है? ओनली दोज आइटम्स आर रिकॉर्डेड इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट विच कैन बी मेजर्ड इन मनी टर्म्स एंड इग्नोर्ड अदर आइटम। जो मनी टर्म्स में जो भी हमारे आइटम्स होते हैं उसमें सिर्फ उसी को ऐड किया जाता है, बाकी आइटम्स को ऐड नहीं किया जाता है, तो उसको हम लोग मनी मेजरमेंट कंसेप्ट कहते हैं। नेक्स्ट है गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट। गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट क्या है? It is assumed that business will run for a long period and this will have impact on valuation of current asset and fixed asset. Fixed assets shall be valued at cost price minus depreciation and current assets shall be valued at purchase price or current market price whichever is lower। तो गोइंग कंसर्न में हम लोग क्या कहते हैं फ्रेंड्स कि कोई भी बिजनेस जो है वो लॉन्ग पीरियड के लिए रन करेगी और उसके जो इम्पैक्ट है उसके करंट एसेट के और फिक्स्ड एसेट के, तो उसके बिजनेस पे क्या इम्पैक्ट होगा उसको हम लोग इसमें लेते हैं। तो इसमें क्या होता है कि जो फिक्स्ड एसेट होता है उसको हम लोग कॉस्ट प्राइस के ऊपर वैल्यू करते हैं, उसके बाद उसमें से हम डेप्रिसिएशन माइनस करते हैं, और करंट एसेट को हम लोग परचेज प्राइस के ऊपर या करंट मार्केट प्राइस के ऊपर वैल्यू करते हैं, और इसमें से जो भी लोअर होता है हम लोग उसको अपने फिनेंशियल स्टेटमेंट में इंक्लूड करते हैं। नेक्स्ट है कॉस्ट कंसेप्ट। कॉस्ट कंसेप्ट क्या है? ओनली दोज आइटम will be included in financial statement on which cost has been incurred by the business enterprise. If there are those item on which cost has not been incurred, those will not be recorded in financial statement। मतलब जिसमें हमारा कॉस्ट कोई भी कॉस्ट इनकर्ड हो रहा है किसी भी आइटम को परचेज करने में, तो उसको हम लोग अपने फिनेंशियल स्टेटमेंट में इंक्लूड करते हैं, और जिसमें कॉस्ट नहीं हो रहा है उसको हम लोग इंक्लूड नहीं करते हैं। नेक्स्ट है कंजर्वेशन कॉन्सेप्ट। कंजर्वेशन कॉन्सेप्ट क्या है? व्हेन देयर इज डाउट वेदर सम इनकम इज एक्चुअली एक्रू और नॉट, दैट विल नॉट टेकन इनटू कंसिडरेशन, बट दैट एक्सपेंडिचर अबाउट विच लिटिल डाउट वेदर इट हैज टू बी इनकर्ड और नॉट, दैट हैज टू बी अकाउंटेड फॉर। मतलब हमारा जो भी इनकम है जो कि एक्चुअली एक्रू हो रहा है या नहीं हो रहा है उसको हम लोग कंसिडर नहीं करते हैं, लेकिन हमारा जो लॉस है, एक्सपेंडिचर है, जो जिसको कि हम लोग अगर हमें डाउट भी है तो भी हम उसको, वो इनकर्ड हो रहा है या नहीं हो रहा है तो भी हम लोग उसको अकाउंटिंग करते हैं। तो ये बहुत ही कंजर्वेटिव कॉन्सेप्ट होता है, क्योंकि हम लोग यहाँ एक्सपेंडिचर पे ज़्यादा फोकस कर रहे हैं, तो इसीलिए इसको हम लोग कंजर्वेटिज्म कॉन्सेप्ट कहते हैं। नेक्स्ट है ड्यूअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट। ड्यूअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट क्या है? एवरी ट्रांजेक्शन हैज टू एस्पेक्ट डेबिट एंड क्रेडिट, इट इज ऑल्सो नोन एज डबल एंट्री बुकिंग। फ्रेंड्स, जो डबल एंट्री बुकिंग होता है ये हमने जीआईबी में भी देखा था, तो जहाँ पे हम लोग डेबिट एंड क्रेडिट की एंट्री करते हैं तो उसको हम लोग डुअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट कहते हैं। नेक्स्ट है अकाउंटिंग पीरियड कंसेप्ट। अकाउंटिंग पीरियड कंसेप्ट क्या है? आफ्टर सम टाइम पीरियड द अकाउंट्स विल बी क्लोज्ड एंड देन रीओपन फॉर ए पर्टिकुलर अकाउंटिंग पीरियड। मतलब एक टाइम पीरियड के बाद जो हमारा अकाउंटिंग है उसे हम क्लोज कर देते हैं और फिर रीओपन करते हैं किसी भी पर्टिकुलर अकाउंटिंग पीरियड के लिए, तो उसको हम लोग अकाउंटिंग पीरियड कंसेप्ट कहते हैं। नेक्स्ट है एक्रूअल कंसेप्ट। एक्रूअल कंसेप्ट क्या है? ओनली दोज आइटम्स विल बी रिकॉर्डेड विच हैव बिकम ड्यू वेदर एक्चुअली रिसीव्ड और पेड डजंट मैटर। मतलब हम लोग उस आइटम को इसमें रिकॉर्ड करते हैं जो कि हमारे ड्यू है, हमारे पेमेंट करने के लिए बाकी है या रिसीविंग हमारी बाकी है, वो हमें रिसीव हुई है या हमने उसको पे किया है या नहीं, ये मैटर नहीं करता है। इफ सम एक्सपेंडिचर हैज बिकम ड्यू, if some income has become due, it will be accounted for irrespective of the factor whether that expenditure has been actually made or income has been actually received or not। तो कुछ एक्सपेंडिचर जो है जो ड्यू हो गए हैं या कोई इनकम जो है जो हमारी ड्यू है जिसके लिए अकाउंटिंग करना है, तो हम लोग क्या करते हैं कि उस एक्सपेंडिचर को जो कि एक्चुअली हमारा होने वाला है या फिर वो इनकम जो कि हमें एक्चुअली रिसीव होने वाला है या नहीं भी होने वाला है, तो भी उसको हम अकाउंटिंग करते हैं। नेक्स्ट है रियलाइजेशन कॉन्सेप्ट। रियलाइजेशन कॉन्सेप्ट क्या है? ओनली दोज आइटम आर कंसिडर्ड विच हैज बीन एक्चुअली रियलाइज्ड, मीन्स
where actual payment has been made or actual income has been received, only those item has been accounted for. इसके पहले वाले में क्या था फ्रेंड्स कि हमें वो रिसीव हो रहा है या नहीं हो रहा है तो भी हम उसको काउंट करते थे, लेकिन रियलाइजेशन कॉन्सेप्ट में क्या है, जो पेमेंट या रिसीविंग जो है वो हमें एक्चुअली रियलाइज हो गई है, हम लोग सिर्फ उसी का अकाउंटिंग करते हैं, तो उसको हम लोग रियलाइजेशन कॉन्सेप्ट कहते हैं। नेक्स्ट है मैचिंग कॉन्सेप्ट। मैचिंग कॉन्सेप्ट क्या है, एसेट एंड लाइबिलिटी मस्ट मैच, एज अ रिजल्ट द बैलेंस शीट इज टैलिड। हमारा एसेट और लाइबिलिटी बोथ साइड जो है वो मैचिंग होना चाहिए, तो उसको हम लोग मैचिंग कॉन्सेप्ट कहते हैं। नेक्स्ट है स्टेबल मॉनिटरी यूनिट कॉन्सेप्ट। स्टेबल मॉनिटरी यूनिट कॉन्सेप्ट क्या है, बिजनेस ट्रांजेक्शन और इवेंट कैन बी मेजर्ड एंड एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ मॉनिटरी यूनिट्स एंड द मॉनिटरी यूनिट्स आर स्टेबल एंड डिपेंडेबल। In other words, the language of business and finance is money. Example, in US, amounts are recorded in dollars, so dollar is considered a stable unit of measure. Stable unitary unit concept में है कि हमारा जिस मनी में, जिस भी टाइप ऑफ मनी में हमारा ट्रांजेक्शन हो रहा है, तो हम लोग अपने सारे जो डिटेल्स हैं, आइटम्स है, उसको उसी वैल्यू में एक्सप्रेस करेंगे, तो उसको हम लोग स्टेबल मॉनिटरी यूनिट कॉन्सेप्ट कहते हैं। तो फ्रेंड्स, ये सारे जो थे हमारे ये बेसिक कॉन्सेप्ट जो है वो प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट में यूज होते थे। अब नेक्स्ट जो है दैट इज लीगल पोजीशन रिगार्डिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो पहला है फॉर्मेट। इन केस ऑफ बैंकिंग कंपनीज द फॉर्मेट ऑफ बोथ बैलेंस शीट एंड पीएल प्रिस्क्राइब्ड बाय बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट। बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट के अकॉर्डिंग आपका बैलेंस शीट और पीएल का जो फॉर्मेट है वो प्रिस्क्राइब किया गया है। इन केस ऑफ अदर कंपनीज बैलेंस शीट इज प्रिस्क्राइब्ड बाय कंपनीज एक्ट, नो फॉर्मेट फॉर पीएल अकाउंट इज प्रिस्क्राइब्ड। मतलब बैंकिंग कंपनीज के लिए बैलेंस शीट और पीएल का जो फॉर्मेट है वो बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट में प्रिस्क्राइब्ड है, और अदर कंपनी के लिए बैलेंस शीट का जो फॉर्मेट है वो कंपनीज एक्ट में प्रिस्क्राइब्ड है, लेकिन प्रॉफिट एंड लॉस के लिए कोई भी फॉर्मेट प्रिस्क्राइब्ड नहीं है। द फॉर्मेट ऑफ बैलेंस शीट कैन बी आइदर वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल। जो भी बैलेंस शीट का फॉर्मेट होता है वो या तो वर्टिकल होता है या तो हॉरिजॉन्टल होता है। तो यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, ये हॉरिजॉन्टली फॉर्मेट दिया हुआ है। यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड हमने लाइबिलिटीज लिया है, राइट हैंड साइड एसेट लिया है। मोस्ट ऑफ द कंपनीज जो होती है ये यही फॉर्मेट यूज करती है। तो यहाँ पे देखिए शेयर कैपिटल, रिजर्व्स एंड सरप्लस, सिक्योर्ड लोन्स, अनसिक्योर्ड लोन्स, करंट लाइबिलिटी एंड प्रोविजंस, ये सारे हमारे लाइबिलिटी के पार्ट हैं। और एसेट में हमारा फिक्स्ड एसेट, इन्वेस्टमेंट, करंट एसेट, लोन्स एंड एडवांसेस एंड मिसलेनियस एक्सपेंडिचर, ये सारी चीजें हम लोग वन बाय वन करके डिटेल्स में देखेंगे फ्रेंड्स आगे। नेक्स्ट है हमारा वर्टिकल फॉर्म्स। वर्टिकल फॉर्म्स क्या है, ये हम लोग एक सीरियल में लिखते हैं यहाँ पे। जैसे सोर्स ऑफ फंड हो गया हमारा, जिसमें शेयर होल्डर फंड, शेयर कैपिटल, रिजर्व्स एंड सरप्लस, फिर लोन फंड्स। मतलब पहले हमने लाइबिलिटी पोर्शन ले लिया और उसके बाद फिर हमारा नीचे में एप्लीकेशन ऑफ फंड यानी एसेट्स को हमने यहाँ पे लिया है। फिक्स्ड एसेट, इन्वेस्टमेंट, करंट एसेट, लोन्स एंड एडवांसेस, उसके बाद लेस करंट लाइबिलिटीज एंड प्रोविजंस, नेट करंट एसेट्स एंड मिसलेनियस एक्सपेंडिचर। अब है अकाउंटिंग पीरियड। अकाउंटिंग पीरियड क्या है फ्रेंड्स, एज पर इनकम टैक्स रूल्स नॉर्मली जो अकाउंटिंग पीरियड होता है वो अप्रैल टू मार्च होता है। एज पर कंपनीज एक्ट दिस कैन बी डिफरेंट। मैक्सिमम ड्यूरेशन ऑफ द फाइनेंशियल ईयर कैन बी 15 months and can be extended up to 18 months with the permission of registrar of companies। नॉर्मली 12 months के लिए होता है, लेकिन कंपनीज एक्ट में ये मैक्सिमम 15 months के लिए डिस्क्राइब किया गया है, और ये एक्सटेंड किया जा सकता है अप टू 18 months तक, लेकिन उसके लिए आरओसी की परमिशन की जरूरत होती है। नेक्स्ट है फॉर इनकम्प्लीट प्रोजेक्ट नो एक्टिविटी। Every company has to prepare the financial statement even if there is no activity during the accounting period or the project is not completed। अगर किसी कंपनी में कोई भी एक्टिविटी नहीं हो रही है या उसका प्रोजेक्ट कंप्लीट नहीं हुआ है तो भी उसको फिनेंशियल स्टेटमेंट बनाना मैंडेटरी है। अब नेक्स्ट है फ्रेंड्स बैलेंस शीट। बैलेंस शीट अब हम डिटेल्स में देखेंगे इसमें क्या क्या है। तो पहले इसमें लाइबिलिटी पार्ट दिया है फ्रेंड्स। तो लाइबिलिटी पार्ट्स में क्या क्या है, शेयर कैपिटल, रिजर्व्स एंड सरप्लस, सिक्योर्ड लोन्स, अनसिक्योर्ड लोन्स, करंट लाइबिलिटीज एंड प्रोविजंस। तो शेयर कैपिटल क्या होता है, शेयर कैपिटल जो है वो दो कैटेगरी में उसको डिवाइड किया गया है। पहला है इक्विटी कैपिटल और दूसरा है प्रेफरेंशियल कैपिटल। तो इक्विटी कैपिटल जो होता है वो उसके शेयर होल्डर्स का जो कंट्रीब्यूशन होता है उसको हम लोग इक्विटी कैपिटल कहते हैं। इसमें उनको कोई भी डिविडेंड पे नहीं किया जाता है। और प्रेफरेंशियल कैपिटल होता है, इस पे कंपनी को डिविडेंड जो है वो पे करना होता है। नेक्स्ट है रिजर्व्स एंड सरप्लस। रिजर्व्स एंड सरप्लस को भी दो टाइप्स में डिवाइड किया गया है। पहला है रेवेन्यू रिजर्व और दूसरा है कैपिटल रिजर्व्स। तो रेवेन्यू रिजर्व्स जो होता है फ्रेंड्स वो रिटेन्ड अर्निंग्स फ्रॉम द प्रॉफिट ऑफ नॉर्मल बिजनेस।
तो जहाँ से रेवेन्यू जनरेट हो रही है बिजनेस कंपनी को, तो उसको हम लोग रेवेन्यू रिजर्व्स बोलते हैं। और जो कैपिटल रिजर्व्स उसको कहते हैं दैट विल अराइज आउट ऑफ गेन्स विच आर नॉट रिलेटेड टू नॉर्मल बिजनेस ऑपरेशन। जो नॉर्मल बिजनेस ऑपरेशन के अलावा जो भी उसको प्रॉफिट या गेन अराइज हो रहा है उसको हम लोग कैपिटल रिजर्व बोलते हैं। नेक्स्ट है सिक्योर्ड लोन्स। सिक्योर्ड लोन्स मतलब वहाँ पे कंपनी ने की कोई स्पेसिफिक सिक्योरिटीज के ऊपर लोन ले रखा है तो उसको सिक्योर्ड लोन्स कहेंगे। अनसिक्योर्ड लोन्स उसको कहेंगे जहाँ पे भी कोई भी स्पेसिफिक सिक्योरिटी जो है वो प्रोवाइड नहीं किया गया है, तो वैसे लोन्स को हम लोग अनसिक्योर्ड लोन्स कहेंगे। नेक्स्ट है करंट लाइबिलिटी एंड प्रोविजंस। करंट लाइबिलिटी क्या है? लोन्स विच आर पेएबल विद इन 1 ईयर फ्रॉम द डेट ऑफ बैलेंस शीट। जो 1 ईयर के अंदर पेएबल जो लोन्स होते हैं वो हमारे करंट लाइबिलिटी में आते हैं। अकाउंट पेएबल मतलब जो क्रेडिटर्स हैं ऑन अकाउंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज परचेज ऑन क्रेडिट फॉर विच पेमेंट हैज टू बी मेड विद इन 1 ईयर। मतलब हमने किसी से स्टॉक परचेज कर लिया है और उसकी पेमेंट ड्यू है तो वो हमें विद इन 1 ईयर उसको पे करनी होती है, तो उसको हम लोग क्रेडिटर्स कहते हैं। तो उसको हम लोग करंट एसेट में, करंट लाइबिलिटी में इंक्लूड करते हैं। फिर है प्रोविजन फॉर टैक्सेशन। अगर हमने टैक्स पेमेंट के लिए कुछ प्रोविजन कर रखा है तो वो हमारा प्रोविजन फॉर टैक्सेशन में आएगा। एक्रूअल्स फॉर वेजेस, सैलरीज, रेंटल्स एंड अदर एक्सपेंसेस, सर्विसेज दैट हैव बीन रिसीव्ड बाय द कंपनी बट फॉर विच द पेमेंट हैज बीन फॉलन ड्यू। मतलब जो सर्विसेज हमने कंपनी ने अवेल कर लिए लेकिन उसके लिए उसको पेमेंट देना बाकी है तो वो भी हमारा करंट लाइबिलिटी में आएगा। एडवांस पेमेंट रिसीव्ड फॉर गुड्स और सर्विसेज टू बी सप्लाइड इन द फ्यूचर। और इन फ्यूचर अगर हमें कोई भी गुड्स सप्लाई करनी है या सर्विसेज तो उसके लिए हमें कुछ अगर एडवांस पेमेंट मिला है तो वो भी हमारे करंट लाइबिलिटी के अंदर आएगा। तो करंट लाइबिलिटी मेनली वो होता है फ्रेंड्स जो कि हमें पे करना होता है किसी को, ये हमारे ऊपर लाइबिलिटी है। तो लाइबिलिटी साइड में जो भी चीजें आएंगी हमारी वो सारी हमें पेएबल है। नेक्स्ट जो है एसेट। एसेट्स जो है उसमें हमको यहाँ पे देखिए 4 इसमें कैटेगराइज किया गया है। पहला है फिक्स्ड एसेट, इन्वेस्टमेंट्स, करंट एसेट, लोन्स एंड एडवांसेस, मिसलेनियस एक्सपेंडिचर्स एंड लॉसेस। फ्रेंड्स यहाँ भी देखिए लोन्स एंड एडवांसेस हैं और हमारा लाइबिलिटी में भी लोन्स एंड एडवांसेस हैं। तो दोनों में डिफरेंस ये है कि लाइबिलिटी में जो हमने लोन एंड एडवांसेस मेंशन कर रखा है वो हमने किसी से लोन ले रखा है, और यहाँ एसेट में जो हमने लोन एंड एडवांसेस मेंशन कर रखा है इट मीन्स कि हमने वो लोन किसी को दे रखा है। तो फिक्स्ड एसेट देखते हैं। फिक्स्ड एसेट क्या है? फिक्स्ड एसेट होता है फ्रेंड्स कि एक्वायर्ड फॉर यूज ओवर रिलेटिवली लॉन्ग पीरियड्स, ऑर्डिनरली नॉट मींट फॉर सेल। तो फिक्स्ड एसेट के 2 क्वालिटी होते हैं। एक है कि हम लोग इसको लॉन्ग पीरियड तक यूटिलाइज करेंगे और इसको हम लोग रीसेल नहीं कर सकते हैं। देन है इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट क्या है? इन्वेस्टमेंट रिप्रेजेंट्स लॉन्ग टर्म कमिटमेंट ऑफ फंड्स, शॉर्ट टर्म नेचर एंड मे बी क्लासिफाइड अंडर करंट एसेट। अगर ये इन्वेस्टमेंट जो है हमारा शॉर्ट टर्म नेचर का है तो इसको हम लोग करंट एसेट में भी क्लासिफाई कर सकते हैं। फिर है करंट एसेट, लोन्स एंड एडवांसेस। करंट एसेट्स क्या होगा? कंसिस्ट ऑफ कैश एंड अदर रिसोर्सेज। करंट एसेट्स आर हेल्ड फॉर ए शॉर्ट पीरियड। इसमें क्या क्या कंपोनेंट हो सकते हैं? कैश हो सकता है, डेप्टर्स हो सकता है। डेप्टर्स होता है फ्रेंड्स कि जैसे हमने किसी से सामान या रॉ मटेरियल्स जो है वो परचेज कर लिया है लेकिन उसको पेमेंट देना हमें बाकी है तो उसको हम लोग डेटर्स कहते हैं। इन्वेंट्रीज यानी हमारा जो स्टॉक है, जो रॉ मटेरियल्स है, स्टॉक इन प्रोसेस है और फिनिश्ड गुड है, ये सारे हमारी इन्वेंट्रीज के अंदर आएंगे। लोन्स एंड एडवांसेस, अगर हमने अपने एम्प्लॉय को कोई लोन दे रखा है या किसी और को कोई लोन्स दे रखा है तो वो हमारा लोन्स एंड एडवांसेस में आएगा। एंड प्रीपेड एक्सपेंसेस, कुछ ऐसे एक्सपेंसेस जिसको हमने ऑलरेडी पेड कर रखा है तो वो हमारा करंट एसेट के अंदर इंक्लूड होगा। और क्रेडिट बैलेंस इन द बैंक अकाउंट, और अगर हमारे बैंक अकाउंट में क्रेडिट बैलेंस है, इवन अगर हमने कैश क्रेडिट अकाउंट ले रखा है और उसके अंदर हमारा क्रेडिट बैलेंस है तो वो हमारा करंट एसेट साइड में इंक्लूड होगा, ना कि करंट लाइबिलिटी के साइड में इंक्लूड होगा। डेटर्स हैव बाउट। डेटर्स फ्रेंड्स मैंने आपको बता दिया कि हम लोग जिससे गुड्स एंड सर्विसेज परचेज किए हुए रहते हैं ऑन क्रेडिट, जिसकी हमें पेमेंट बाद में दी होती है। इन्वेंट्रीज भी मैंने आपको बता दिया। नेक्स्ट है लोन्स एंड एडवांसेस, ये भी मैंने आपको बता दिया। एडवांसेस टू सप्लायर्स एंड कॉन्ट्रैक्टर्स, लोन्स टू एम्प्लॉय, डिपॉजिट मेड विद गवर्नमेंट एंड अदर्स एजेंसीज, प्रीपेड एक्सपेंसेस आर एक्सपेंडिचर इनकर्ड फॉर सर्विसेज टू बी रेंटर्ड इन द फ्यूचर। मतलब फ्यूचर में हमें कोई सर्विस चाहिए उसके लिए हमने पेमेंट पहले ही कर दिया है। डिपॉजिट हम लोग गवर्नमेंट के साथ, कोई अदर एजेंसीज के साथ कुछ अगर डिपॉजिट कर रखा है तो वो भी हमारे करंट एसेट में आएगा। और हमने सप्लायर्स को या कॉन्ट्रैक्टर्स को या अपने एम्प्लॉय को कोई लोन या एडवांसेस दे रखा है तो वो भी हमारा करंट एसेट है। फिर है मिसलेनियस एक्सपेंडिचर एंड लॉसेस। मिसलेनियस एक्सपेंडिचर और लॉसेस क्या है फ्रेंड्स? इसको हम लोग प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस या प्री ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस भी बोलते हैं।
तो लॉस रिप्रेजेंट्स अ डिक्रीज इन ओनर्स इक्विटी. व्हेन अ लॉस ऑकर्स द ओनर्स इक्विटी शुड बी रिड्यूस्ड बाय द अमाउंट. फ्रेंड्स, ये मैंने आपको पहले भी बताया कि अगर कोई प्रॉफिट होता है तो वो हमारे लाइबिलिटी पार्ट में जाकर ऐड होता है, और अगर कोई लॉस होता है तो वो हमारे एसेट साइड में ऐड होता है, जिससे कि हमारा ओनर्स का इक्विटी जो है उसमें से उसको डिडक्ट किया जाता है. अभी नेक्स्ट है हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में फ्रेंड्स ये सारे हमारे टॉपिक्स हैं, इसको हम लोग 1 बाय 1 करके देखते हैं. यहाँ से पहला है हमारा ग्रॉस एंड नेट सेल्स. ग्रॉस एंड नेट सेल्स का मतलब क्या होता है कि द टोटल प्राइस ऑफ गुड्स सोल्ड एंड सर्विसेज रेंडर्ड बाय एन इंटरप्राइज इंक्लूडिंग एक्साइज ड्यूटी पेड ऑन द गुड्स सोल्ड इज कॉल्ड ग्रॉस सेल्स. नेट सेल्स आर ग्रॉस सेल्स माइनस एक्साइज ड्यूटी. किसी भी हमारा जो गुड्स है उसको हम लोग सोल्ड करते हैं तो उसमें जो भी एक्साइज ड्यूटी इंक्लूड होती है उसे हम लोग ग्रॉस सेल्स कहते हैं. और जब हम लोग ग्रॉस सेल्स में से एक्साइज ड्यूटी को माइनस कर देते हैं तो उसको हम लोग नेट सेल्स कहते हैं. नेक्स्ट है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड. कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का मतलब क्या होता है कि कॉस्ट इनकर्ड फॉर मैन्युफैक्चरिंग द गुड्स सोल्ड. जो भी हमारा सोल्ड गुड है उसके ऊपर हमारे जो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट इनकर्ड हुए हैं उसको हम लोग कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कहते हैं. और कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कहते हैं कि जो भी कॉस्ट ऑफ गुड्स प्रोड्यूस्ड इन द अकाउंटिंग ईयर, मतलब उसको बनाने में जो हमें खर्च लगा वो हमारा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, और उसको सेल करने में जो हमारा खर्च लगा उसको हम लोग कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कहते हैं. नेक्स्ट है ग्रॉस प्रॉफिट. ग्रॉस प्रॉफिट क्या है? डिफरेंसेस बिटवीन नेट सेल्स एंड कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड. मतलब हमारा जो नेट सेल्स हुआ उसमें से हमने कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकाल दिया तो हमारा ग्रॉस प्रॉफिट, वो उससे हम लोग ग्रॉस प्रॉफिट डिनोट करते हैं. नेक्स्ट है ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस. ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस जनरली कंसिस्ट होता है क्या चीज से? तो एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस एंड डेप्रिसिएशन, ये तीनों मिलकर हमारे ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस होते हैं. सम कंपनीज इंक्लूड डेप्रिसिएशन अंडर कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड एज अ मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड रादर देन अंडर ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस. तो हमारा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड जो है उसको कुछ कंपनी जो है वो डेप्रिसिएशन के अंडर ही इंक्लूड करती है. नेक्स्ट है हमारा ऑपरेटिंग प्रॉफिट. ऑपरेटिंग प्रॉफिट क्या है? डिफरेंसेस बिटवीन ग्रॉस प्रॉफिट एंड ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस. ग्रॉस प्रॉफिट से हम लोग ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को माइनस करेंगे तो हम लोग उसको ऑपरेटिंग प्रॉफिट बोलेंगे. नेक्स्ट है नॉन ऑपरेटिंग सरप्लस. नॉन ऑपरेटिंग सरप्लस क्या है? गेन अराइजिंग फ्रॉम सोर्सेज अदर देन नॉर्मल ऑपरेशंस ऑफ द बिजनेस. कोई भी हमारा सोर्सेज से अगर गेन अराइज हो रहा है अदर देन नॉर्मल ऑपरेशन ऑफ बिजनेस. फ्रेंड्स, ये हमेशा याद रखिए, सोर्सेज जो है दैट इज आवर लाइबिलिटी और यूजेज जो है दैट इज आवर एसेट. तो जहां भी सोर्सेज आ रही है बात, इसका मतलब यहाँ लाइबिलिटी की बात कही जा रही है. तो गेन्स अराइजेस फ्रॉम लाइबिलिटी अदर देन नॉर्मल ऑपरेशन ऑफ बिजनेस. मतलब बिजनेस ऑपरेशन के अलावा अगर हमारी लाइबिलिटी से कुछ अगर हमें गेन हो रहा है तो उसको हम लोग नॉन ऑपरेटिंग सरप्लस कहते हैं. फिर है प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस. प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस क्या है कि अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस. हमने उस पर कोई इंटरेस्ट या टैक्सेस पे नहीं किया है प्रॉफिट के ऊपर, तो वो हमारा ग्रॉस प्रॉफिट है. फिर है इंटरेस्ट. इंटरेस्ट क्या हुआ फ्रेंड्स कि हमने कोई फंड जो है बोरो किया है तो उसके ऊपर अगर कंपनी को इंटरेस्ट पे कर रही है तो उसको हम लोग एक्सपेंसेस इनकर्ड फॉर बोरोड फंड, तो दैट विल बी डिनोटेड एज इंटरेस्ट. फिर है प्रॉफिट बिफोर टैक्स. ऑब्टेन्ड बाय डिडक्टिंग इंटरेस्ट फ्रॉम प्रॉफिट्स. प्रॉफिट में से हमने अगर इंटरेस्ट को माइनस कर दिया तो उसको हम लोग प्रॉफिट बिफोर टैक्स कहते हैं. फिर है टैक्स. इनकम टैक्स पेबल ऑन द टैक्सेबल प्रॉफिट ऑफ द ईयर. हमारा जो प्रॉफिट है उस पर कितना टैक्स होगा दैट इज कंक्लूडेड अंडर टैक्स. फिर है प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, यानी कि अब हमने प्रॉफिट में से टैक्स को डिडक्ट कर दिया तो उसके बाद जो हमारा आएगा दैट विल बी प्रॉफिट आफ्टर टैक्स. अब नेक्स्ट है फ्रेंड्स फंड फ्लो एंड कैश फ्लो स्टेटमेंट. तो यहाँ पे देखिए सोर्सेज ऑफ फंड, यूज ऑफ फंड्स बताया गया. सोर्सेज ऑफ फंड मतलब लाइबिलिटी, यूजेज ऑफ फंड्स मतलब एसेट. तो लाइबिलिटी साइड रिप्रेजेंट्स द फंड्स, क्योंकि लाइबिलिटी अगर हम जैसे लोन ले रहे हैं फ्रेंड्स तो हमें फंड्स उसमें रिसीव होता है, तो इसीलिए इसको हम लोग सोर्सेज ऑफ फंड कहते हैं. और एसेट का मतलब मान लीजिए हमने कोई प्लांट एंड मशीनरी परचेज किया तो वहां हम उस फंड को यूज कर रहे हैं, तो इसीलिए उसको यूजेज ऑफ फंड्स बोलते हैं. तो एसेट साइड एक्सेप्ट कैश, कैश को हम लोग इसमें इंक्लूड नहीं करेंगे एसेट साइड में. रिप्रेजेंट यूज ऑफ फंड्स. कैश इन द बैलेंस शीट रिप्रेजेंट्स द अनयूटिलाइज्ड पोर्शन ऑफ फंड्स. फिर एनी इंक्रीज
इन एनी आइटम ऑन द लाइबिलिटी साइड मीन्स एडिशनल फंड्स अवेलेबल, मतलब अगर हमारी लाइबिलिटी साइड में कोई इंक्रीज होता है तो हमारे पास फंड जो है वो बढ़ता है, और एडिशनल फंड्स आर ऑल्सो अवेलेबल इफ देयर इज डिक्रीज इन एनी आइटम ऑन द एसेट साइड, और एसेट साइड्स में अगर कोई जो आइटम है वो डिक्रीज होता है तो हमारे पास फंड जो है वो बढ़ता है। सिमिलरली एनी इंक्रीज इन एनी आइटम ऑन द एसेट साइड और डिक्रीज इन एनी आइटम इन लाइबिलिटी साइड, अब एसेट साइड में अगर जो आइटम जो है वो इंक्रीज हो रही है और लाइबिलिटी साइड में डिक्रीज हो रही है, तो इसका मतलब क्या है कि हमारा एडिशनल यूज ऑफ फंड जो है वो भी डिक्रीज हो रहा है। स्टेटमेंट ऑफ दीज एडिशनल सोर्सेज ऑफ फंड्स एंड एडिशनल यूजेस ऑफ फंड्स इज कॉल्ड फंड फ्लो स्टेटमेंट। अब जो भी हमारा सोर्स हुआ, यहाँ पे कि हमारा जो एडिशनल सोर्सेज फंड है और एडिशनल यूज ऑफ फंड है, मतलब हमारा जो इंक्रीज हो रहा है लाइबिलिटी या डिक्रीज हो रहा है एसेट, तो उसका जो हम लोग स्टेटमेंट बनाएंगे उसी को हम लोग फंड फ्लो स्टेटमेंट कहते हैं। फंड फ्लो स्टेटमेंट नॉर्मली कब प्रिपेयर्ड होता है फ्रेंड्स? प्रिपेयर्ड एज ऑन द लास्ट डे ऑफ ईच अकाउंटिंग पीरियड। कैश इन द फर्स्ट बैलेंस शीट एज ओपनिंग बैलेंस, एड ऑल द एडिशनल सोर्सेज एक्सक्लूडिंग कैश एंड all additional uses deduct that will give closing balance। मतलब हम लोग जो हमारा अकाउंटिंग ईयर का जो ओपनिंग बैलेंस होता है हम लोग उसको लेते हैं, उसमें से हम लोग कैश को माइनस करते हैं, उसके बाद जितने भी हमारे एडिशनल सोर्सेज मतलब जो भी हमें एक्सेस लोन्स और जो भी प्रोवाइड हुआ लाइबिलिटी साइड में उसको हम लोग ऐड करते हैं, और हमारा जो एसेट साइड में जो भी एडिशनल यूजेज हुआ एक्सक्लूडिंग कैश उसको हम लोग उसमें से डिडक्ट करते हैं। तो जो हमारा लास्ट बचता है दैट विल बी आवर क्लोजिंग बैलेंस विच विल बी इक्वल टू द कैश शोन इन द सेकेंड बैलेंस शीट। जो हमारा सेकेंड बैलेंस शीट में जो भी हम लोग कैश शो करेंगे वो उसके इक्वल होना चाहिए। इसको फ्रेंड्स हम लोग कैश बजट मेथड भी कहते हैं। स्टेटमेंट ऑल कैश फ्लो ड्यूरिंग ए पीरियड एक्सक्लूडिंग बैंक फिनेंस आर टेकन एंड द डेफिसिट शोन फॉर्म्स द बेसिस ऑफ बैंक फिनेंस। तो फ्रेंड्स जो हमारा फंड फ्लो स्टेटमेंट जो हम लोग बनाते हैं वो इस तरह से कुछ बनता है। जैसे ये हमारा इनफ्लो हो गया, तो इनफ्लो में हम लोग ओपनिंग बैलेंस लेते हैं, उसके बाद टर्म लोन फॉर बैंक से हमने जो लिया, हमारा जो सेल्स हुआ, अदर कैश इनफ्लोज, देन टोटल कैश इनफ्लोज। तो ये हमारा इनफ्लो हमने ले लिया कि हमें कितना फंड रिसीव हुआ। देन हम लोग एक आउटफ्लो स्टेटमेंट बनाते हैं जिसमें हमारा कैपिटल एक्सपेंडिचर हो गया, टर्म लोन इंस्टॉलमेंट हो गया, हमने कुछ अगर रॉ मटेरियल परचेज किया, कुछ हमने वेजेस पावर एंड फ्यूल के लिए कुछ पेमेंट किया या इंटरेस्ट पेमेंट किया, तो ये सबको ऐड करके हमारा टोटल कैश आउटफ्लो आ जाता है। देन फिर हम लोग उसको सरप्लस और डेफिसिट निकालते हैं हम लोग बैंक फिनेंस रिक्वायर्ड, और हमारा जो क्लोजिंग कैश बैलेंस है जो हमारा इनफ्लो माइनस आउटफ्लो जो आएगा वो हमारा क्लोजिंग कैश बैलेंस होगा। तो जो भी हमारा सरप्लस और डेफिसिट होगा उसको उतना हमारा बैंक फिनेंस रिक्वायर्ड होता है। तो फंड फ्लो स्टेटमेंट जो है वो वर्किंग कैपिटल फिनेंस के लिए भी हम लोग बनाते हैं। नेक्स्ट है फ्रेंड्स प्रोजेक्टेड फिनेंशियल स्टेटमेंट। प्रोजेक्टेड फिनेंशियल स्टेटमेंट क्या होता है? प्रोजेक्टेड फिनेंशियल स्टेटमेंट जो होता है असेसिंग द नीड फॉर बैंक क्रेडिट एंड टू एग्जामिन द वाइबिलिटी ऑफ द एक्टिविटी। कोई किसी भी बोरोवर अगर आपके पास आता है लोन्स के लिए या वर्किंग कैपिटल्स के लिए, तो हम लोग उसको कितने बैंक क्रेडिट की ज़रूरत है उसको हम लोग एसेस करते हैं। तो उसके लिए हमें फिनेंशियल पोजीशन ऑफ द एंटरप्राइज इन फ्यूचर, मतलब उसको फ्यूचर में कितनी फिनेंशियल स्ट्रेंथ की या फिनेंशियल सपोर्ट की ज़रूरत है या उसका फिनेंशियल पोजीशन क्या होगा इन फ्यूचर, तो हम लोग उसको प्रोजेक्टेड फिनेंशियल स्टेटमेंट के थ्रू निकालते हैं। वी विल हैव टू एंटिसिपेट द लेवल ऑफ operations during the current year and accordingly project the level of asset and liabilities to arrive at the need for bank loan। हम लोग उसका करंट जो ऑपरेशंस होता है करंट ईयर का, उसी के बेसिस पे हम लोग उसका जो है प्रोजेक्टेड लेवल ऑफ एसेट एंड लाइबिलिटी जो है वो डिराइव करते हैं, और उसके बेसिस पे हम लोग उसको कितनी बैंक लोन की जरूरत है वो एसेस करते हैं। इन केस ऑफ ए न्यू इंटरप्राइज वेयर नो फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर अवेलेबल, it become necessary to decide on a level of activity and accordingly prepare the project financial statement। और जहाँ पे अगर कोई न्यू इंटरप्राइजेस है जहाँ पे कि उसकी प्रीवियस कोई भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट अवेलेबल नहीं है, तो हम लोग उस जो भी उसके नए बिजनेस की जो एक्टिविटी है उसको एसेस करके हम लोग उसका फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो है वो बनाते हैं, और अकॉर्डिंगली हम लोग उसका प्रोजेक्टेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट भी प्रिपेयर करते हैं। इन केस ऑफ स्मॉलर इंटरप्राइज
where adequate financial expertise may not be available, the projected financial statement for the next year are prepared by the bank by interviewing the concerned person. अगर उसके पास नहीं है, कोई स्मॉल बिजनेस पर्सन है, तो बैंकर जो है उसको इंटरव्यू करके भी उसका जो है नॉर्मल बैलेंस शीट जो है वो प्रिपेयर कर सकते हैं. In case of term loans for new project expansion, the projected financial statement are normally prepared for the entire duration of bank loan. और अगर हम लोग टर्म लोन दे रहे हैं उस बोरोवर को, तो हम लोग उसका जितने दिन तक के लिए वो टर्म लोन लेगा, उस जैसे अगर 5 साल के लिए लेगा तो हम लोग उसे 5 साल का उसका प्रोजेक्शन फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो है वो बनाना होता है. और अगर वो 3 साल के लिए ले रहा है तो 3 साल के लिए बनाना होगा. तो इट डिपेंड्स ऑन द ड्यूरेशन ऑफ द लोन. नेक्स्ट है पर्पस ऑफ एनालिसिस ऑफ फिनेंशियल स्टेटमेंट बाय बैंकर्स. अब हम लोग जो फिनेंशियल स्टेटमेंट जो है वो एनालाइज करते हैं तो उसका क्या पर्पस है. तो इसमें पहला जो है पर्पस दैट इज असेसमेंट ऑफ परफॉर्मेंस एंड फिनेंशियल पोजीशन. तो हम लोग इससे क्या देखते हैं कि उसका जो जिससे हम लोन प्रोवाइड कर रहे हैं जिस पर्सन को या जिस कंपनी को, तो उसका जो ट्रेंड ऑफ ग्रोथ है उसके बिजनेस का वो क्या है, उसकी प्रॉफिटेबिलिटी क्या है, उसके कंपोजिशन ऑफ एसेट एंड लाइबिलिटी क्या है, उसके जो डेट और इक्विटी का जो रेशियो है वो क्या है, मतलब उसके कितने कैपिटल हैं और उसने कितने लोन ले रखा है. कहीं ऐसा तो नहीं है कि जितनी कैपिटल नहीं है उससे ज़्यादा उसने उसका लोन ले रखा है. और रिटेंशन ऑफ प्रॉफिट, मतलब उसको सारे एक्सपेंडिचर और टैक्सेस वैक्सेस सब डिडक्ट करने के बाद उसको कितना प्रॉफिट हो रहा है. ऐसा नहीं है कि उसने बहुत सारा लोन ले रखा है, उसके बहुत सारे खर्चे हैं, तो एट द एंड ऑफ द ईयर उसको उसकी कोई प्रॉफिट नहीं हो रही, क्योंकि प्रॉफिट ही तो एक बिजनेस की इनकम है. तो उसको कितना प्रॉफिट रिटेन हो रहा है वो हम लोग उसे एनालाइज करते हैं. तो इससे क्या होता है, इन द होल हम लोग उसके किसी भी इंटरप्राइज के फिनेंशियल हेल्थ को जज कर पाते हैं. नेक्स्ट है प्रोजेक्शन ऑफ फ्यूचर परफॉर्मेंस. इससे क्या होता है कि उसका जो हम लोग फ्यूचर ग्रोथ रेट जो है उसको हम लोग एनालाइज करते हैं, प्रोजेक्ट करते हैं कि उसको इन फ्यूचर कितनी अर्निंग हो सकती है और उसका ग्रोथ जो है वो किस रेट से बढ़ेगा. फिर नेक्स्ट है डिटेक्टिंग डेंजर सिग्नल्स. हम लोग इससे अगर कोई भी ऐसी फिनेंशियल चीज़, कोई भी अगर डिटोरियोरेशन जो है जो कि उसके फिनेंशियल हेल्थ को कमज़ोर कर सकती है या नुकसान पहुंचा सकती है, तो हम लोग उसको डिटेक्ट कर लेते हैं. और उससे क्या होगा कि बैंक कैन टेक प्रिवेंटिव मेजर्स टू अवॉइड मिनिमाइज लॉसेस. और हम लोग उससे बचने के लिए प्रिवेंटिव मेजर्स कर सकते हैं जिससे कि हम लोग लॉस को अवॉइड कर सकते हैं या मिनिमाइज कर सकते हैं. नेक्स्ट है असेसमेंट ऑफ क्रेडिट रिक्वायरमेंट. असेसमेंट ऑफ क्रेडिट रिक्वायरमेंट क्या है, इससे हम लोग एक्यूरेट असेसमेंट ऑफ द फिनेंशियल नीड ऑफ द एप्लीकेंट निकाल सकते हैं कि कोई पर्सन को कितने लोन की जरूरत है. ऐसा तो नहीं है कि वो अगर कोई 2 करोड़ लोन मांग लेगा तो हम लोग उसको 2 करोड़ लोन प्रोवाइड कर देंगे. तो हम लोग उससे उसका सही असेसमेंट जो है वो निकाल पाते हैं कि एक्चुअली में उसको कितने फंड की रिक्वायरमेंट है. नेक्स्ट है एग्जामिन फंड फ्लो. फंड फ्लो को एग्जामिन करने से हम लोग ये देखते हैं कि उसने जिस पर्पस के लिए लोन लिया है उसने उसी पर्पस के लिए उसको यूज कर रहा है या उसको वो कहीं डाइवर्ट तो नहीं कर रहा है. नेक्स्ट है क्रॉस चेकिंग. क्रॉस चेकिंग में क्या है कि हम लोग उसने जो स्टॉक और बुक डेट का जो स्टेटमेंट दे रखा है तो उसको हम लोग उसके बैलेंस शीट से क्रॉस चेक कर सकते हैं और उसी के बेसिस पे हम लोग उसका ड्राइंग पावर जो है वो कैलकुलेट कर सकते हैं. अभी नेक्स्ट है रीअरेंजिंग द फिनेंशियल स्टेटमेंट. तो बैंकर्स जो है वो रीअरेंज करते हैं फिनेंशियल स्टेटमेंट के फिगर्स को. तो उसमें बैलेंस शीट का दिया है फ्रेंड्स. तो यहाँ पे क्या है कि लाइबिलिटीज और एसेट 2 पार्ट है. लाइबिलिटीज ऑलवेज लेफ्ट साइड, एसेट ऑलवेज राइट साइड. तो लाइबिलिटीज जो है वो मेनली 3 तरह के होते हैं. नेटवर्थ, लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज, करंट लाइबिलिटीज एंड प्रोविजंस. और एसेट को 4 पार्ट में डिवाइड किया गया है. फिक्स्ड एसेट, करंट एसेट, नॉन करंट एसेट एंड इंटेंजिबल एसेट. तो इसमें क्या है फ्रेंड्स, आपका क्या क्या आएगा वो मैंने यहाँ पे देखिए बना दिया है. तो लाइबिलिटी, सोर्सेज, एसेट, यूजेस. तो नेटवर्थ में क्या आएगा, हमारा कैपिटल, कंपनी का जो कैपिटल है जितना उसने इन्वेस्ट कर रखा है, शेयर कैपिटल, रिजर्व्स एंड सरप्लस, ये हमारा नेटवर्थ में आता है. लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी में हम लोग जो भी टर्म लोन है जो कि 12 मंथ्स एंड अबव होते हैं उसको हम लोग लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी में लेते हैं. कंपनी ने कोई डिवेंचर्स ले रखा है तो उसको लेते हैं, कोई अनसिक्योर्ड लोन है तो उसको लेते हैं, लोन्स फ्रॉम रिलेटिव्स ले रखा है या फ्रेंड्स तो उसको हम लोग लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी में लेते हैं. थर्ड पार्ट है करंट लाइबिलिटी. करंट लाइबिलिटी वो होता है फ्रेंड्स जो कि 12 मंथ्स जो है वो कंपनी को पे करना होता है. तो जैसे सीसी हो गया, ओडी हो गया,
ट्रेड क्रेडिटर्स हो गए, सन्ड्री क्रेडिटर्स हो गए, कोई उसको बिल्स पेएबल है जो अभी उसने पे नहीं किया है और सर्विस रिसीव कर लिया है, तो वो कोई अगर प्रोविजंस उसने कर रखा है टैक्सेस के लिए या किसी पेमेंट्स के लिए या किसी अदर एक्सपेंडिचर के लिए, तो वो प्रोविजंस भी हमारा करंट लाइबिलिटी में आएगा। और आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस मतलब पीछे के कोई एक्सपेंसेस है जो कि पे नहीं हुए लास्ट अकाउंटिंग ईयर के और वो इस ईयर में कैरी फॉरवर्ड हुए, तो वो हमारा आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस में आएगा। नेक्स्ट है एसेट। एसेट में जो पहला था दैट इज फिक्स्ड एसेट। फिक्स्ड एसेट में क्या है कि जो भी लैंड एंड बिल्डिंग हो गई, प्लांट एंड मशीनरी हुई, फिक्सचर फर्नीचर हुई, व्हीकल हुई, वो सारा हमारा फिक्स्ड एसेट में आएगा। नेक्स्ट है नॉन करेंट एसेट। नॉन करेंट एसेट क्या होता है? करेंट एसेट नॉट बिकम कैश इन 1 ईयर। ऐसा करेंट एसेट जो नेक्स्ट 1 ईयर में कभी भी कैश में कन्वर्ट नहीं होगा, तो उसको हम लोग नॉन करेंट एसेट कहते हैं। जैसे लॉन्ग टर्म सिक्योरिटी डिपॉजिट हो गया, इन्वेस्टमेंट इन फर्म्स हो गया, अनकोटेड शेयर्स हो गया, ट्रेड डेटर्स हुआ, आउटस्टैंडिंग ग्रेटर दैन 6 मंथ्स, वो भी हम लोग नॉन करेंट एसेट में लेते हैं। और जो भी अनयूजेबल स्टॉक एंड इन्वेंट्री है जो कि यूज नहीं हो रही कंपनी में, उसको भी हम लोग नॉन करेंट एसेट में लेते हैं। फिर है इंटेंजिबल एसेट। इंटेंजिबल एसेट वो है दैट विल बी रिटन ऑफ फ्रॉम फ्यूचर प्रॉफिट। फ्यूचर प्रॉफिट में से जो राइट ऑफ होगा उसको हम लोग इंटेंजिबल एसेट कहते हैं। जैसे गुडविल हो गया, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस हो गया, प्री ऑपरेटिव एक्सपेंसेस हो गया, ट्रेडमार्क हो गया, पेटेंट हो गया, एक्यूमुलेटेड लॉस हो गया, तो उसको हम लोग इंटेंजिबल एसेट में डालते हैं। नेक्स्ट है करंट एसेट। करंट एसेट ऐसा वो है जो कि नेक्स्ट 1 ईयर में कैश में कन्वर्ट होगा। जैसे कैश बैंक बैलेंस हो गया, फिक्स डिपॉजिट हो गया, हमारा जो भी स्टॉक है, रॉ मटेरियल, स्टॉक इन प्रोसेस, फिनिश्ड गुड। फिर हमारे ट्रेड डेटर्स। फ्रेंड्स, ट्रेड डेटर्स यहाँ भी है और नॉन करेंट एसेट भी है। तो नॉन करेंट एसेट में हम लोग वैसे ट्रेड डेटर्स लेंगे जिनकी पेमेंट जो है मोर देन 6 मंथ से हमारी ड्यू है, और यहाँ जो है लेस देन 6 मंथ्स वाले ट्रेड डेटर्स को हम लोग ऐड करेंगे करेंट एसेट में। फिर है बुक डेट, रिसीवेबल्स, प्रीपेड एक्सपेंसेस, एडवांस टैक्स पेड, एडवांस टू सप्लायर, ये सारी चीजें हमारी करंट एसेट में आएंगी। तो ये हमारा क्विक रिकैप हो गया। और 2 चीजें जो है टॉपिक में नहीं दी हुई है वो भी मैं यहाँ पे शेयर कर देना चाहती हूँ। पहला है डिफर्ड लाइबिलिटी। हम लोग किसे कहते हैं? डिफर्ड लाइबिलिटी ऐसे लाइबिलिटी को कहते हैं एनी लाइबिलिटी विच इज पेएबल इन मोर देन 12 मंथ्स अदर देन टर्म लोन। टर्म लोन्स के अलावा ऐसी कोई लाइबिलिटी जो कि हमें मोर देन 12 मंथ्स में रीपे करनी है, तो उसको हम लोग डिफर्ड लाइबिलिटी भी कहते हैं। कंटिंजेंट लाइबिलिटी। कंटिंजेंट लाइबिलिटी जो होता है वो सो एज फुटनोट्स, इसको हम लोग फुटनोट्स में डिनोट करते हैं। तो ये ऐसा लाइबिलिटी है जो कि मे और मे नॉट बिकम लाइबिलिटी। ये इन फ्यूचर लाइबिलिटी में कन्वर्ट हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। जैसे बैंक गारंटी हो गया, एलसी हो गया, बिल्स इंडोर्स्ड हो गया, सूट फाइल्ड अगेंस्ट फर्म्स एंड और पेंडिंग। कोई भी ऐसा सूट फाइल जो कि फर्म के अगेंस्ट सूट फाइल किया हुआ हो और वो पेंडिंग है, तो वो भी हमारा कंटिंजेंट लाइबिलिटी में ऐड होता है। नेक्स्ट है हमारा P&L अकाउंट यानी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो इसमें भी हमने देख लिया फ्रेंड्स क्या क्या थे पहले। उसमें आपका ग्रॉस सेल्स है, कॉस्ट ऑफ सेल्स है। कॉस्ट ऑफ सेल्स में क्या क्या इंक्लूड होता है? रॉ मटेरियल, पावर एंड फ्यूल, डायरेक्ट लेबर, अदर मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस, डेप्रिसिएशन, सब टोटल, एड ओपनिंग स्टॉक, लेस क्लोजिंग स्टॉक, टोटल कॉस्ट ऑफ सेल्स। उसके बाद सेलिंग जनरल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस, ऑपरेटिंग प्रॉफिट, इंटरेस्ट, ऑपरेटिंग प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट, एड नॉन ऑपरेटिंग इनकम, लेस नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंडिचर, प्रॉफिट बिफोर टैक्स, देन टैक्स, देन प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। तो हम लोग प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट को इस तरीके से इस फॉर्मेट में ऑर्गेनाइज करते हैं जिससे कि हमें फिनेंशियल स्टेटमेंट को एनालाइज करने में सुविधा होती है। या एक बैंक का फॉर्मेट है जिसके अकॉर्डिंग हम लोग उसको अप्रेज या एसेस करते हैं किसी भी कंपनी के फिनेंशियल स्टेटमेंट को। अभी नेक्स्ट है इंपॉर्टेंट पॉइंट्स फॉर रीअरेंजिंग फिनेंशियल स्टेटमेंट। हम लोग जब फिनेंशियल स्टेटमेंट को रीअरेंज कर रहे होते हैं तो हमें क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो है वो ध्यान में रखनी है। तो इंस्टॉलमेंट ऑफ टर्म लोन ड्यू विद इन 1 ईयर। टर्म लोन के 1 ईयर में जो भी इंस्टॉलमेंट ड्यू है हमें उसे कैलकुलेट करना होता है। एडवांस टैक्स एंड प्रोविजन ऑफ टैक्सेस कैलकुलेट करेंगे। डिफर्ड टैक्स एसेट एंड लायबिलिटी, नॉन मूविंग इन्वेंट्री, रिसीवेबल्स मोर देन 6 मंथ्स ओल्ड। अगर कंपनी ने सारे रिसीवेबल्स को एक साथ करके दिया है तो हमें उसमें 6 मंथ्स जो ओल्ड है उसको अलग करना है, और जो 6 मंथ से अप टू 6 मंथ जो है उनको अलग करना है। रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट एंड इंटेंजिबल एसेट, इन्वेस्टमेंट, बिल्स परचेज एंड डिस्काउंटेड, कंटिंजेंट लाइबिलिटीज, प्रोविजनिंग,
depreciation method, inventory valuation, expense relating to earlier years, important events after accounts period. अभी ये जो टॉपिक है फ्रेंड, टेक्निक्स यूज्ड इन एनालिसिस ऑफ फिनेंशियल स्टेटमेंट, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि हमारे जो मोस्ट ऑफ द केस स्टडीज हैं वो इसी से आएंगे। तो इसमें देखिए क्या है, यहाँ पे जो है फिनेंशियल स्टेटमेंट को एनालाइज करने के लिए 3 मेथड दिए हुए हैं। पहला है फंड फ्लो एनालिसिस, दूसरा है ट्रेंड एनालिसिस और तीसरा है रेशियो एनालिसिस। जिसमें हमारा जो रेशियो एनालिसिस है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो इसमें देखिए पहला जो है फंड फ्लो एनालिसिस क्या है, ये मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया फ्रेंड्स कि जो हमारा सोर्सेज ऑफ फंड है जो कि लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म में डिवाइड होता है, और हमारा टोटल यूजेस जो कि लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म में हम लोग उसको डिवाइड करेंगे। उसके बाद शॉर्ट टर्म सोर्सेज मोर देन द शॉर्ट यूजेस, इट इंडिकेट्स डाइवर्सन ऑफ वर्किंग कैपिटल फंड। अगर हमारा शॉर्ट टर्म सोर्सेज जो है वो शॉर्ट टर्म यूजेस से अगर ज़्यादा हो रहा है तो इसका मतलब क्या है, वर्किंग कैपिटल फंड का डाइवर्सन हो रहा है। कंपनीज विथ वेरी हाई करंट रेशियो, इट मे बी डिजायरेबल टू यूज द आइडियल फंड्स फॉर क्रिएटिंग एडिशनल कैपेसिटी। अगर किसी कंपनी का करंट रेशियो जो है वो काफ़ी हाई है, करंट रेशियो होता है फ्रेंड्स करंट एसेट डिवाइडेड बाय करंट लाइबिलिटी, मतलब उसके एसेट से अगर ज़्यादा लाइबिलिटी हो रही है तो ये हमारा क्या है कि इट मे बी डिजायरेबल टू यूज द आइडियल फंड्स फॉर क्रिएटिंग एडिशनल कैपेसिटी। तो कंपनी को जो है वो डिजायरेबल होती है कि वो आइडियल फंड्स को अपना एडिशनल कैपेसिटी के लिए यूटिलाइज कर सकती है या नहीं, तो वो हमें चेक करना होता है। नेक्स्ट है ट्रेंड एनालिसिस। ट्रेंड एनालिसिस क्या है, ये जो है आइटम्स को हॉरिजॉन्टल फॉर्म में अरेंज किया जाता है और उसके जो भी इंक्रीज और डिक्रीज हो रहे हैं प्रीवियस ईयर के और करंट ईयर के, तो उसको हम लोग परसेंटेज के टर्म्स में कैलकुलेट करते हैं। एंड दिस इज यूज टू सी द ट्रेंड्स ऑफ सेल्स, ऑपरेटिंग प्रॉफिट, प्रॉफिट बिफोर टैक्स, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स फ्रॉम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो ये हम लोग एक ट्रेंड उसमें देखते हैं कि कंपनी का क्या ट्रेंड हो रहा है उसके ऑपरेटिंग प्रॉफिट में, और उसका जो प्रॉफिट बिफोर टैक्स, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स जो आ रहा है उसमें क्या इंक्रीज या डिक्रीज हो रहा है। सिमिलरली द बैलेंस शीट अरेंज्ड इन हॉरिजॉन्टल ऑर्डर गिव द ट्रेंड्स ऑफ इंक्रीज और डिक्रीज ऑफ वेरियस आइटम्स। फिर उसमें सेकंड बोल रहा है कॉमन साइज स्टेटमेंट। कॉमन साइज स्टेटमेंट्स आर प्रिपेयर्ड टू एक्सप्रेस द रिलेशनशिप ऑफ वेरियस आइटम्स टू वन आइटम इन परसेंटेज टर्म्स। यहाँ पे हम लोग वेरियस आइटम्स को जो है वो एक आइटम्स के से कंपेयर करने के लिए उसको परसेंटेज टर्म्स में कन्वर्ट करते हैं। जैसे कि कंजम्पशन ऑफ रॉ मटेरियल्स इज एक्सप्रेस्ड एज परसेंटेज ऑफ सेल्स फॉर डिफरेंट ईयर्स। हमारा रॉ मटेरियल्स का कितना कंजम्पशन हो रहा है वो डिफरेंट ईयर्स के सेल्स के साथ हम उसका परसेंटेज निकालते हैं। एंड कंपैरिजन ऑफ दिस फिगर्स गिवन इंडिकेशन ऑफ ट्रेंड ऑफ ऑपरेटिंग एफिशिएंसी। और उसको जब हम लोग कंपेयर करते हैं तो ये हमें उसके ऑपरेटिंग एफिशिएंसी को बताता है। अब नेक्स्ट है फ्रेंड्स रेशियो एनालिसिस। रेशियो एनालिसिस जो है दिस इज द मोस्ट फेवरेबल मेथड ऑफ बैंकर्स। तो फ्रेंड्स रेशियो एनालिसिस जो है ये मैं आपको अलग से एक वीडियो में बताऊंगी क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। तो अभी हमारा वीडियो काफ़ी लंबा हो गया तो मैं अपना वीडियो यहीं स्टॉप कर रही हूँ। तो अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा है तो आप हमारे वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। तो नेक्स्ट वीडियो के लिए कीप वॉचिंग आवर चैनल एंड थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।